हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 12th के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है विकास अर्थात इवोल्यूशन। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8-9 उन सभी को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण कीजिए। तो आपने डार्विन का चयन सिद्धांत पढ़ा होगा। इसमें आपको उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बताना है कि जीवाणुओं में जो प्रतिजैविक प्रतिरोध देखा गया था उसका स्पष्टीकरण के बारे में बताना। चलिए जानते हैं आंसर। विभिन्नताएं ही विकास का आधार होती है। ये तो आप पहले ही स्टेटमेंट जानते हैं कि विभिन्नताओं के कारण ही विकास होता है। तो ठीक है, क्या है? विभिन्नताएं ही विकास का आधार होती है। जीवाणुओं में मूल समष्टि में कुछ जीवाणु प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी होते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है? कुछ जो जीवाणु होते हैं वो प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि उनको अगर आप प्रतिजैविक दीजिएगा तो मरेंगे नहीं, यानी एंटीबायोटिक से वो नहीं मरते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक की अनुपस्थिति में लाभ की स्थिति में नहीं होते। लेकिन अगर एंटीबायोटिक नहीं है तो उनमें लाभ भी नहीं होगा। इनकी समष्टि में अधिकांश सदस्य एंटीबायोटिक के लिए संवेदी होते हैं। एंटीबायोटिक का प्रयोग करने पर संवेदी जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन कुछ एक प्रतिरोधी जीवाणु होते हैं वह लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ वो लाभ की स्थिति में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी नहीं थे वे मर जाते हैं, लेकिन जो प्रतिरोधी थे वे मरते नहीं है, वे जीवित रहते हैं। वह स्पर्धा के अभाव में तेजी से प्रजनन कर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। नई समष्टि केवल प्रतिरोधी जीवाणु ही होते हैं। इसी को जीवाणुओं की प्रतिरोधकता का विकास कहा गया है। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझा दूं, ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या है कि बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक मिलने पे मर जाते हैं, कुछ जीवित रह जाते हैं। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक मिलने के बावजूद जीवित रह जाते हैं वही वृद्धि करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और उसी तरह नई जातियों का विकास होता है या फिर उनमें उनकी संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा प्रश्न है कि समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी आपको कह रहा है कि बेसिकली एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है कि समाचार पत्र पढ़िए, लोकप्रिय वैज्ञानिक के लेख पढ़िए और उसमें बताइए कि जीवाश्मों से संबंधित क्या मतभेद हैं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, आप देख लीजिए। देखिए, विकास संबंधी विवाद यानी विकास से संबंध में क्या विवाद है। तो पहला देखिए, मानव का विकास एशिया, अफ्रीका व यूरोप में अलग अलग हुआ या आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुए व फिर पूरे विश्व में फैल गए, यह अभी विवाद का विषय है। वैज्ञानिक इस पर एकमत नहीं है। अर्थात कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव का विकास एशिया में हुआ, कुछ का मानना है कि अफ्रीका में हुआ और कुछ का मानना है कि यूरोप में हुआ। जबकि अधिकांश वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अफ्रीका में मानव का विकास हुआ और उसके बाद ये पूरे विश्व में फैल गए। कोई मतलब सभी साइंटिस्ट इस मत पर एक नहीं है। दूसरा है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई या फिर बाहर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, विवाद का विषय है। इस पर भी सभी वैज्ञानिक एकमत नहीं। तीसरा क्या विवाद है कि सारे निएंडरथल मनुष्य एक साथ कैसे समाप्त हुए, इनकी विलुप्ति पर विवाद है का विषय है। चौथा है, पक्षियों के पंख प्रारंभिक अवस्था में जब बहुत छोटे थे तब पक्षियों के लिए कैसे लाभप्रद थे, यदि नहीं थे तो कैसे अयोग्य पक्षी भी चयनित हो रहे हैं। पांचवा है, सारे डायनासोर विलुप्त हो गए लेकिन उस समय अनेक छोटे छोटे सरीसृप अभी भी पाए जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो ये सभी विवाद है। नए जीवाश्म, अब नए जीवाश्म के बारे में जानिए। ताइवान के समुद्र में मिलने मानव जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि आधुनिक मानव के विकास से पहले ही वहां अनेक प्रकार के मानव पूर्वज रहते थे। यानी अभी तक जो हम लोग जो जानते हैं कि आधुनिक मानव अफ्रीका में विकसित हुआ, लेकिन इससे पहले ताइवान में ऐसा समुद्र से अवशेष मिला है जिससे पता चलता है कि मानव के पूर्वज पहले भी वहां रहते थे। दूसरा है, अमेरिका जर्नल ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार चीन में मिले दांतों के कुछ पुरावशेष ऐसे मानव के हैं जो न तो होमोसेपियंस का था और न निएंडर मानव का था। तीसरा है कहाँ गया, ठीक है। तीसरा है कि हल्स जेक्रेप्टर स्कुलियाई नामक डायनासोर का फॉसिल मंगोलिया से मिला है। और चौथा है कि वोमिट वर्म, ठीक है, वोमिट वर्म भी मिला है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है।
और पांचवा है 3.7 अरब वर्ष पुराने जीवाणु जैसे जीव का फॉसिल क्यूबेक कनाडा से मिला है। इनके बारे में भी अध्ययन चल रहा है, जिनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए। इन्हें आपको बताना है कि प्रजाति किसे कहते हैं, स्पीसीज किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी व मूल इकाई है। किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले जीव निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हो तो उन्हें एक प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। पहला क्या है, ऐसे सभी जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वज से होती है। दूसरा, ये परस्पर प्रजनन योग्य होते हैं और इनमें उत्पन्न संतति पुनः प्रजनन योग्य होनी चाहिए। तीसरा है, जीवों का ऐसा समूह जिसमें लगभग समानताएं पाई जाती है, अर्थात दूसरी जाति की तुलना में इनके बीच परस्पर अधिक समानताएं पाई जाती है। यह एक प्रकार की जीन पूल को भी साझा करते हैं। यह है जाति की परिभाषा। चौथा है, मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता कीजिए। संकेत जैसे मस्तिष्क साइज, कार्य, कंकाल संरचना, भोजन में पसंदगी। तो इन संकेत यानी मस्तिष्क साइज के बारे में, मस्तिष्क साइज के लेकर कार्य, कंकाल संरचना और उनकी भोजन के पसंदगी के आधार पर आपको मानव के विकास के विभिन्न घटकों के बारे में बताना है। तो चलिए जानते हैं आंसर। मानव विकास के समय मस्तिष्क के साइज व कार्य, कंकाल संरचना, भोजन पसंद इत्यादि के अग्रलिखित परिवर्तन हुए। देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले जानते हैं मस्तिष्क के आकार का यानी ब्रेन साइज का। मस्तिष्क के आकार में कपियों की तुलना में मानव मस्तिष्क के साइज में उल्लेखनीय विकास हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस में 350 to 450 सीसी का मस्तिष्क पाया जाता था, जबकि होमो हैबिलस में यह 650 से 850, होमो इरेक्टस में 900 सीसी और आधुनिक मानव में 1350 से 1450 सीसी का मस्तिष्क पाया जाता है। फिर घ्राण शक्ति से संबंधित भाग छोटा होता चला गया तथा दृष्टि संबंधी भाग बड़ा व जटिल हुआ। घ्राण का मतलब है सुनने की शक्ति। संवाद, भाषाई कौशल, कला, तकनीक से संबंधित भाग, ये सब भाग क्या हुए, बढ़ गए। तंत्रिकीय पेशीय समन्वय अच्छा हुआ, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र और पेशी के बीच समन्वय है वह अच्छा हुआ, तभी तो आज हम लोग लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अब देखते हैं कंकालीय संरचना में क्या परिवर्तन हुआ। तो कंकालीय संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हो गए। घुटने अधिक वजन सहने में सक्षम हुए, इसीलिए हम लोग आज खड़ा हो पाते हैं। टखने की अस्थि कुछ बाहर की ओर उभरी, जिससे द्विपद चलन बेहतर हुआ, यानी दो पैरों पर हम चल पाए। रीढ़ की हड्डी एस आकार की हो गई। कपियों में यह वक्रीय थी। श्रोणी मेखला चौड़ी हो गई। आंखें की भौं का उभार कम हुआ। जबड़े थूथन नुमा न होकर चपटे हो गए। ठोड़ी का विकास हुआ। पैर के तलवे चापदार हो गए। चलने फिरने का ढंग सीधा हो गया। पहले मनुष्य बहुत टेढ़ा होकर के चलता, मनुष्य नहीं, जो मनुष्य के पूर्वज थे वो टेढ़ा होकर के चलते थे। अब जानते हैं खान पान। प्रारंभिक होमिनिडी ड्रायोपेथिकस, रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलस सभी मुख्यतः शाकाहारी थे। होमो इरेक्टस शायद मांसाहारी रहे, बाद में निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन व आदि आधुनिक काल सर्वहारी रहे, ये सर्वहारी हो गए। छोटे कैनाइन व लंबी आहार नाल मनुष्य की शाकाहारी प्रकृति का परिचायक है, यानी लंबी जो आहार नाली होती है यही बताती है कि मनुष्य का जो प्रकृति है वो शाकाहारी है। हाथ के अंगूठे की रचना व विन्यास, यानी हाथ के अंगूठे में क्या परिवर्तन हुआ वो जानते हैं। अंगूठा पूर्ण रूप से विरोधमुखी हो जाने के कारण वस्तुओं को पकड़ अच्छी हुई और कौशल विकास संभव हुआ। अंगूठा लंबा हुआ, उंगलियां आसानी से वक्रित होकर अच्छी तरह से मुड़ जाने वाली बन गई, तभी हम लोग किसी भी सामान को अच्छे से पकड़ पाते हैं। अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो ये पहले के मनुष्य हैं और ये अभी, मतलब ये पहले के जो पूर्वजों, हमारे पूर्वजों का चित्र है और ये अभी। देखिए इनमें कितना परिवर्तन हुआ है, ये पूरा आप यहाँ फेस में देखिए कितना परिवर्तन हो गया। मस्तिष्क इस पहले की तुलना में बड़ा हो गया और ये जो आगे की ओर मुंह बड़ा हुआ था वो छोटा हो गया। इसके साथ ही आप हाथ पैर ये हर जगह पे देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न पे चलते हैं। इंटरनेट, उसी को अंतर्जाल भी कहते हैं। इंटरनेट या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता कीजिए क्या मानवेतर किसी प्राणी से आत्म संचेतना थी। ठीक है, यानी आपको इंटरनेट पर ढूंढ करके ये बताना है कि क्या जो मानवेतर था वो किसी प्राणी की आत्मचेतन चेतना थी कि नहीं। जंतुओं में वृद्धि का स्तर उनकी आत्मबोध का परिचायक बनाता है।
अनेकानेक प्राणियों की जांच आत्मबोध के लिए की गई है। 10 जंतुओं में आत्मबोध की प्रारंभिक अवस्था देखी गई, लेकिन मनुष्य में आत्मबोध चरम पर स्तर पर आता है। देखिए, कई जानवरों में ये जांची गई कि उनका आत्मबोध होता है कि नहीं, उन्हें स्वशक्ति होता है कि ना, दिमाग उनका कैसा काम करता है, अच्छा से दिमाग कार्य करता है कि नहीं। अन्य जीव जंतुओं पर कुछ आत्मबोध होता है, जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन, डॉल्फिन, रिसस बंदर, यूरोपियन मैग्नाइज, हाथी व बोनोबोस। ठीक है, तो इन पर जांच किया गया तो पता चला कि इनमें आत्मबोध तो होता है, मतलब खुद सीखने की ललक क्षमता होती तो है, लेकिन मनुष्य जितना नहीं होता। इंटरनेट यानी अंतरजाल संसाधनों का उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों व उनके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाई, दोनों के नाम। यानी आपको क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करके बताना है कि 10 जानवरों का नाम बताना है कि इनके सदृश दिखने वाले जो जंतु हों और वो विलुप्त हो गए। तो चलिए, ये भी काम मैं आपके लिए कर दिया हूँ, और देखते हैं आधुनिक प्राणी हैं और उनके जोड़ीदार जो थे वो विलुप्त हो गए, उनका नाम। मेढक सदृश आधुनिक उभयचर। ठीक है, जो आज होते हैं, जो मेढक के सदृश होते हैं और उभयचर हैं, वो सीलाकैंथ थे जो विलुप्त हो गए हैं। ऐसे ही आज के जो सरीसृप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इनके पूर्वज इनके समान दिखने वाले डायनासोर खत्म हो गए। आधुनिक पक्षी किस में आर्कियोप्टेरिक्स था। वैसे ही होमोसेपियंस इसके तुलना में क्रोमैग्नॉन मानस था या निएंडरथल मानव था। घोड़ा में योपीथस था, शार्क में क्लिमेटियस, ऐसे ही हाथी की तुलना में। ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं और जरूरत पड़े तो यहाँ से लिख भी सकते हैं। ऐसे ही है विभिन्न जंतुओं की, पौधों की, विभिन्न जंतुओं और पौधों की चित्र बनाए। तो ये तो चित्र बनाना है, आप आराम से सबका चित्र बना सकते हैं। कुछ का बनाना है, आप इसमें से कुछ का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, अगला है अनुकूली विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। यानी अनुकूली विकिरण के लिए आपको एक क्या करना है, उदाहरण। ठीक है, कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ, अनुकूली विकिरण का आपको एक उदाहरण देखना है। देखिए, ये तो आपने देखा ही होगा, जब अध्याय अब मैं आपको पढ़ा रहा था, डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान ये अनुकूली विकिरण का पूरा वर्णन किया था। चलिए उसमें से एक उदाहरण देखते हैं। एक ही प्रकार के पूर्वजों से विभिन्न दशाओं में हुआ विकास अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, जैसे डार्विन की फिंचे गैलापागोस द्वीप समूह पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फिंच, जो दक्षिणी अमेरिका मुख्य धारा के बीज खाने वाली फिंच से विकसित हुई। अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण इनकी चोंचें अलग अलग प्रकार की अनुकूलित हो गई। कुछ कीट खाने के लिए, कुछ मरकंद खाने चूसने के लिए, और कुछ बीज खाने के लिए अलग अलग हो गए। विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपिलिया यानी शिशुधानी प्राणी, जो उनका विकिरण हुआ। अधिकांश मार्सुपियल एक समान पूर्वज से विकसित हुए। सभी मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए हैं। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण का एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होते हैं, इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ठीक है, तो ये अनुकूली विकिरण का, ये फिंची चिड़िया वाला याद रखिएगा, वो काफी आसान है। क्या हम मानव विकास को अनुकूली विकिरण कह सकते हैं? देखिए, किसी दिए भौगोलिक क्षेत्र में एक ही प्रकार के पूर्वज प्रजाति स्रोत से प्रारंभ हुआ भिन्न भिन्न जीवों का विकास अनुकूली विकिरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे विश्व में रहने वाले मनुष्य सिर्फ एक प्रजाति होमोसेपियंस बनाते हैं। तथा कथित मानव नस्ल में सिर्फ कुछ आकार की विभिन्नताएं होती हैं। अनुवांशिक रूप से सभी मानव समान है, वह एक ही जीन पूल धारण करते हैं, इसलिए इसे अनुकूली विकिरण हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगला, विभिन्न संसाधनों जैसे विद्यालय का पुस्तकालय, इंटरनेट तथा अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे घोड़ा के विकासीय चरणों को खोजें। देखिए, आपके इस अध्याय में घोड़ा से विकास संबंधी पूरा जानकारी दिया गया है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, देखिए, जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर घोड़े का विकास, ये सभी जानकारी कैसे पता लगी है? क्योंकि जीवाश्मों का अध्ययन किया गया है। जीवाश्म विज्ञान के अनुसार घोड़े का उद्भव
उत्तरी अमेरिका के मैदानों में लगभग 40 वर्ष पूर्व सिनोजोइक युग के यूसीन काल में हुआ। इसके पूर्वज यूहेपस लगभग 1 फुट ऊंचे और लोमड़ी के समान थे। इसके अग्रपाद में 4 तथा पश्चपाद में 3-3 उंगलियां थी। ठीक है, अग्रपाद में 4 उंगली थी और पीछे में 3-3 उंगलियां थी। इसे ओलिगोशीन काल में मिसोहिपस का विकास हुआ। इनकी अग्र तथा पश्चपाद में 3-3 उंगलियां थी। मध्य की उंगलियां बड़ी थी। इनसे मायोशीन काल में मेरिकिपस घोड़े का विकास हुआ। ये टट्टू जैसे थे। ठीक है, इनकी अग्र तथा पश्चपाद में 3-3 उंगलियां थी। इनके बीच वाली उंगली लंबी थी और यह पृथ्वी तक पहुंचते थे। प्लोशीन काल में पयाहुपस घोड़े का विकास हुआ। ये टट्टू के आकार से ऊंचे थे। इनके पादों में केवल मध्य उंगलियां विकसित थी। पार्श्वीय उंगलियां केवल सिलिम्टस अस्थियों के रूप में त्वचा में दबी हुई थी। ठीक, ये आप इधर चित्र से भी देख सकते हैं। प्लोस्टीसीन युग में आधुनिक घोड़े इक्वस का विकास हुआ। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है। एक उंगली के विकसित होने के कारण घोड़ा तेज दौड़ सकता है। इक्वस में स्प्लिंट अस्थियों के विशेष मध्य विकसित उंगलियां के साथ लगी होती है। घोड़ों का यह विकास वृद्धि, ताकत, गति व मजबूत चबाने वाले दांतों के आधार पर दिशात्मक चयन द्वारा हुआ। प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार के थे। पहला, आकार छोटे से बड़ा हुआ। अग्रपाद में 4 व पश्चपाद में 3 उंगलियां थी जो खुर में बदल गई। आज के घोड़े में आप देखते हैं खुर पाई जाती है। छोटे दांत थे, वो कोमल पत्तियों खाने के लिए अनुकूलित थे। बड़े दांत में बदल गए। चबाना बेहतर हुआ। पैरों की लंबाई बढ़ी और कपाल का आकार बढ़ गया। इसलिए आज का घोड़ा जो है वो बड़ा दिखता है और आसानी से तेजी से दौड़ पाता है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स इससे आपको काफी हेल्प मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।